नमस्कार। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैमरा भी आपकी आंखों की क्षमता के सामने बच्चों का खिलौना है। ये एक कैमरा है, 25 मेगापिक्सल, 256 जीबी मेमोरी, आमतौर पे यही यूज होता है। सबसे बढ़िया कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारे आंखों का रेजोल्यूशन 300 मेगापिक्सल से ज्यादा, हमारी मेमोरी 20 लाख जीबी से भी ज्यादा। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी कीमती मशीनरी को भी हम ग्रांटेड लेते हैं और परिणाम ये हो रहा है कि 50-60 साल में जो आंखों पे चश्मा लगता था, आज वो 5 और 6 साल की बच्चों की आंखों पर भी दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है और पूरे जीवन भर आंखों की तरह तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं। अंत में डॉक्टर कहता है मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हो क्यों रहा है? विज्ञान प्रगति कर रहा है, आंखें क्यों कमज़ोर हो रही हैं? अब ज़्यादातर लोग इसकी बीमारी और इसके सारे कारण मोबाइल पर और स्क्रीन पर डाल देंगे, खुद खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ये सच नहीं है। और अगर आने वाले कुछ मिनट आप इस वीडियो को देते हैं तो आप यकीनन आंखों के बारे में तमाम भ्रम से दूर हो जाएंगे, जानेंगे वो कारण जिससे हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं और साथ ही जानेंगे वे आसान से उपाय जो आपकी आंखों को पूरी ज़िंदगी भर स्वस्थ रखने के लिए वादा करती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये आंखें शुरू कहाँ से हुई। साइंस ये बताता है कि इस पृथ्वी पर जीवन का विकास तो लगभग 350 करोड़ साल पहले हो गया था, लेकिन प्रकाश को महसूस करने वाली कोई कोशिका जो आंखों का पूर्वज होती थी, वह बनी है लगभग 300 करोड़ साल लग गए बनने में। और 50 करोड़ वर्षों पहले वो पहली तंत्रिका जीवों में बनना शुरू हुई जो प्रकाश का अनुभव करती थी कि अंधेरा है कि प्रकाश है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पीनियल ग्लैंड करती है। लेकिन उस एक कोशिका से आज की आंख बनने में भी 30-40 करोड़ वर्षों का समय लगा। अर्थात अपनी इन आंखों को, जिन्हें हम कोई महत्व नहीं देते, जीवन भर जिनका ख्याल भी नहीं रखते, काजल, सुरमा, आईलाइनर, ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आंखें हेल्दी कैसे रहेंगी इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इन आंखों को बनाने में प्रकृति को कई 100 करोड़ वर्षों का समय लगा है और कुदरत की ये ऐसी इंजीनियरिंग है जिसकी कोई मिसाल आज तक हम कॉपी नहीं कर पाए हैं। ये आंखें स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक फोटो या वीडियो नहीं शूट करती, ये डायनेमिक हैं। यानी कि जो भी दुनिया में दिख रहा है इन्हीं आंखों के माध्यम से हमारे दिमाग को प्राप्त होता है, उसी समय तत्काल एनालाइज होता है, उसकी पिक्चर बनती है, पिक्चर को अर्थ दिया जाता है, रंग दिया जाता है, हम उसको समझ पाते हैं, उसको हम देखते हैं और वो हमारी मेमोरी में फीड भी होता है। और ये सब काम सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। दुनिया का कोई कैमरा इतनी तेज काम नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी अद्भुत आंखों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है, लेकिन हमें या तो जानकारी नहीं है या हम प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए हम उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके कारण पहले लोगों की आंखें 70 और 80 साल की उम्र में भी ठीक ठाक रहती थी। सही बताइए, आपने किसी दूसरे जीव को, मनुष्य के अलावा किसी दूसरे प्राणी को चश्मा लगाए हुए देखा है? लेकिन उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती, यानी हम ये मान सकते हैं कि उनकी आंखें ऑलमोस्ट ठीक रहती हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा गहराई में चलना होगा। आंखों की सबसे पहली समस्या होती है मायोपिया। मायोपिया यानी दूर की चीज़ें साफ साफ न दिखना, नज़दीक की चीज़ों को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। मेरे पड़ोस का बबलू पढ़ने में बहुत अच्छा था, क्लास 5th में पढ़ता था, लेकिन जैसे ही वो 6th में पहुंचा उसके सारे मार्क्स नीचे आने लगे। मदर फादर परेशान, पहले सोचा कि शायद इसका ध्यान नहीं लग रहा है, कहीं डाइवर्ट हो रहा है, समझाया, फिर डांटा और कभी कभी पिटाई भी की, लेकिन हालात वही थे। फिर एक दिन स्कूल से ये कंप्लेन आई कि ये बबलू अब ज़्यादा ही कुछ नोटोरियस हो गया है, शरारती हो गया है और बच्चों से झगड़ा करता है पहली बेंच पर बैठने के लिए, जबकि पहली बेंच पर तो तेज लड़के बैठते हैं।
वहाँ जब बबलू से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि पीछे बैठने पर मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता और ये कारण था उसके ग्राफ के नीचे जाने का। खैर, आंखों का इलाज हुआ, चश्मा लगा और बबलू के मार्क्स फिर वैसे ही हो गए। लेकिन बबलू की ये आंखें जो 10 साल की उम्र तक ठीक थी, अचानक 12वें साल तक आते आते खराब कैसे होने लगी। अब आम तौर पे सारे माँ बाप और हर आदमी ये मानता है कि मोबाइल का चलन बढ़ा है, स्क्रीन का एक्सपोजर बढ़ा है और लिहाजा बच्चों की आंखें खराब हो रही है, क्योंकि हर आदमी ये मानता है कि भाई बच्चों को हम बड़ा अच्छा खाना दे रहे हैं, प्रोटीन का ध्यान रख रहे हैं, मिनरल का ध्यान रख रहे हैं, उनको बड़ा हेल्दी देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ इसके अलग है। जब इस पर साइंटिफिक रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि दरअसल दूर की चीज़ें धुंधला दिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारी आई बॉल का थोड़ा बड़ा हो जाना। बड़ा होने का मतलब, अब ये कैमरा अगर है तो इसके लेंस से आने वाली सारी रोशनी इसके इस स्क्रीन पर आके टकराएगी। अब अगर इसे हम पीछे कर दें तो जो चित्र बनेगा वो धुंधला बनेगा। इसको कहते हैं फोकल लेंथ। अब अगर फोकल लेंथ ठीक नहीं है तो कैमरे का फोकस ठीक नहीं होगा। अब यही बात आंखों में होती है कि अगर आपकी आंखों के लेंस से जो चित्र बन रहा है वो रेटिना पर न बन के उसके आगे बनने लगे, तो एक्चुअली आगे नहीं बन रहा है, रेटिना थोड़ा सा पीछे चला गया है। ऐसा होता क्यों है? रिसर्च ये बताती है कि हमारी आंखों में एक MMPS नाम का प्रोटीन होता है। ये एंजाइम, इसका काम होता है कि हमारे जो आँखों के टिश्यूज़ हैं जो कि लगातार रिपेयर होते रहते हैं, उनमें जब कमी आ जाती है या बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो आँखों की त्वचा और आँखों की रेटिना लचीली हो जाती है। अब जब आँखों की लचीली हो गई तो वो बॉल पीछे खींचने लगती है, क्योंकि लगातार नज़दीक का काम बच्चा कर रहा है या आप कर रहे हैं। और कुछ दिनों में आई बॉल जब लंबी हो जाती है तो वो पिक्चर जिसे रेटिना पर बनना था वो आगे बनने लगती है और चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। इसे कहते हैं मायोपिया। और ध्यान दीजिए, ये रुकने वाली बीमारी नहीं है। अगर इसे आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मायोपिया इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता चला जाता है और अंतिम स्थिति होती है रेटिना डिटैचमेंट, जो इर्रिवर्सिबल होती है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि 40 साल के अंकल को दिखना बंद हो गया, अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मोटी हेडिंग तो पढ़ लेते हैं, नीचे वाली चीज़ें नहीं पढ़ पाते, तो या तो अखबार को बहुत नज़दीक ला के पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर ऑप्टिशियन बताता है कि भाई अब आपके आँखों के लेंस में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिसके कारण फोकस नहीं हो पा रही हैं, दूर की चीज़ें साफ दिख रही हैं। उनको लगता है आंखें ठीक हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आंखों का जो लेंस होता है, इस लेंस को मोटा और पतला होना होता है। अगर दूर फोकस होना है तो इसे पतला होना होगा और नज़दीक की चीज़ें देखनी है तो इसे ऐसे मोटा होना होगा। जब मोटा होगा लेंस तो पिक्चर बहुत नज़दीक बनेगी और जब पतला होगा तो पिक्चर दूर बनेगी। तो एक्चुअली इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। और इसमें जो आँखों से रोशनी आती है वो रोशनी रेटिना पर फोकस न होके उसके पीछे के एक इमेजिनरी प्लेन पर फोकस होने लगती है और आँखों पे तस्वीर धुंधली बनने लगती है। इसको ख़त्म करने के लिए प्लस नंबर के लेंस लगते हैं। मायोपिया में माइनस और प्रेसबायोपिया में प्लस नंबर के लेंस लगते हैं। ये दो समस्याओं के अलावा एक तीसरी समस्या भी बहुत आम है और वो है कि साहब सब कुछ धुंधला दिख रहा है, ऐसा लगता है हर चीज़ के सामने एक फॉग की चादर है। ये है मोतियाबिंद। और ये मोतियाबिंद होता क्यों है? जो कि हमारे दादाजी को है, हमारे फादर को है, 60 साल की उम्र के बाद अक्सर ये दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंस के अंदर जिन प्रोटीन से लेंस बनता है उनको कहते हैं क्रिस्टलिन। ये क्रिस्टलिन नाम के जो केमिकल है, लिक्विड है, फ्लूइड है, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अंडे की जर्दी। अब अगर अंडे को आप कच्चा तोड़ेंगे तो जो लिक्विड है वो एकदम पारदर्शी होगा, लेकिन अगर उसे बॉयल कर दें या उसे हीट में रख दें तो वही सफ़ेद होने लगता है, धीरे धीरे अपारदर्शी, ओपेक होने लगता है। यही आँखों के लेंस में होता है। पॉल्यूशन, गलत खान पान,
लगातार आंखों की थकान और सबसे बड़ा लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब मिला के आंखों के लेंस को धीरे धीरे प्रभावित करते हैं और आंखों के लेंस ओवर द ईयर अपारदर्शी होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। ये तीनों ही बड़ी कॉमन बीमारियां हैं और बड़े आराम से अपने आसपास देखिए सभी को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबको होना ही है? जवाब है नहीं, मुझे तो नहीं हुआ है। आफ्टर 65, आफ्टर अ सर्टेन एज भी बहुत से लोगों को नहीं होता है। इसका तरीका क्या है? आखिर क्या करें कि ऐसा ना हो? तो इसका जवाब अब वीडियो के इस पार्ट में आपके सामने है। आंखों को जो बात प्रभावित करती है वो सबसे बड़ी चीज है कि उनका लगातार उपयोग करना। अगर आंखों को लगातार आप उपयोग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप त्राटक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आंखें पलके झपका नहीं रहे हैं, तो आंखों में लुब्रिकेशन कम होगा, आंखों की मसल्स थकेंगी और मसल्स थकेंगी तो वो अपने को रिपेयर करना शुरू करेंगी। उसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ब्लड की और ऑक्सीजन की। आज स्थिति ये है, हमारे ब्रीदिंग का पैटर्न भी गलत है, उथली सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन भरपूर होता नहीं है। दूसरे, आंखों में ब्लड फ्लो, तो हम स्ट्रेस में तो रहते हैं लेकिन कभी आंखों को रिलैक्स करके उनका ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हमें लगता है कि दवाएं खा लेंगे उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाएं भी एक सीमा तक मदद कर पाती हैं, उसके बाद स्थिति कंट्रोल में नहीं आती। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो बहुत सिंपल से तरीके जिनको फॉलो करके आप आंखों को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखिएगा, ये बच्चों के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं और अगर बच्चों से इन्हें आप करवाते हैं तो वो बड़े खेल खेल में इसको कर भी लेते हैं। रूल नंबर 1, 20-20-20-20। अब ये रूल ये है कि 20 मिनट तक काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूर देखेंगे और 20 बार पलकों को झपकाएंगे। जैसे ये मैं काम कर रहा हूं, फिर मैंने 20 फीट दूर देखा 20 सेकंड के लिए और फिर 20 बार पलकों को ब्लिंक करना है। ये 20 मिनट के स्ट्रेस को दूर कर देता है। तो पहला रूल 20-20-20-20। रूल नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। आंखों के कॉर्निया और आंखों के लेंस को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं, अगर ये धीरे धीरे स्टिफ होने लगती हैं, कड़ी होने लगती हैं, तो लेंस का मूवमेंट खराब होने लगता है। इसको बचाने के लिए ऐसे अपने बाएं अंगूठे को लीजिए, इस अंगूठे पर किसी भी पेन से एक हल्का सा निशान बना दीजिए, एक स्पॉट बना दीजिए जिसको देखना आसान हो, आपका फोकस बना रहे। इसको अपनी आंखों के पास रखिए, जितना पास ला सकते हैं। कितना पास ला सकते हैं ये बताएगा कि आपकी मसल्स कितनी फ्लेक्सिबल हैं आंखों की। और इसके बाद यहाँ से उसी बिंदु पर अपने को फोकस रखते हुए हाथ को पूरा सीधा कर दीजिए, इस प्रकार से। ओके, अब आंखों को उसी पर फोकस रखिए, इसे धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा गर्दन को नहीं हिलाना है, बिना गर्दन को हिलाए इसको धीरे धीरे बाएं ले जाएं। इतना बाएं ले जाएं कि ये दिखाई देना जब बंद हो जाए वहां पर रुक जाएं। अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मैं नहीं रुक पाया। ठीक, अब यहां से वापस आना शुरू करें। आंखें अपनी उसी बिंदु पर फोकस रखें और अब इसे दाहिनी ओर ले जाएं। अगर दाहिनी ओर ले जाने में दिक्कत हो रही है तो आप दोनों अंगूठों का प्रयोग कर लें, दाहिनी ओर इसको ले जाएं और देखते रहें जहां तक कि आपकी आंखों को ये नजर आए। नजर आना बंद हो रोक दें, वापस ले आएं, लेकिन निगाह अंगूठे पर ही फोकस रहे। फिर बाएं को ले जाएं, और यही क्रिया इन्हें ऊपर नीचे करके भी करना है। अंगूठों को ऊपर ले जाएं। सारी खूबी यह है कि चेहरे को नहीं हिलाना है, ऊपर आंखें जाएंगी, चेहरा नहीं जाएगा। जैसे ऐसे मैं सामने कर लेता हूं,
जब तक दिखाई दे नीचे लाइए। सिर्फ 5-5 बार अगर इसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, आप देखेंगे कि जो अक्सर आंखों में दर्द होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये आंखों का पूरा एक्सरसाइज है। भाई हम बॉडी के लिए जिम करते हैं, लेकिन आंख भी तो मसल्स है, उसके लिए भी तो एक्सरसाइज चाहिए। वो इस तरीके से हो जाती है। ब्लड फ्लो बढ़ाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, वो है टैपिंग टेक्निक। अपनी उंगलियों को इस प्रकार से लीजिए, ध्यान दीजिएगा नाखून न बढ़े हों, इनसे टैप कीजिए। आंखों के आसपास की जो बोन है उस पर टैप करेंगे, आईब्रोज पर टैप करेंगे। ये ब्लड वेसल्स को भी एक्टिवेट करती है और CN7 नाम की नर्व को भी एक्टिवेट करती है, जो कि हमारी आंखों, नाक और कान के बीच में एक पूरा कोऑर्डिनेशन बनाती है। तीसरी चीज पामिंग। यह अब तक ज्ञात सबसे अच्छी इम्पैक्ट डालने वाली एक्सरसाइज है। जब कभी आंखें थकी महसूस हों, आंखों को आराम से बंद कर लें, अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे सामने लाएं, इन्हें आपस में इस प्रकार से रगड़ें कि इनके बीच में तापमान पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए। और इसके बाद इनको कप बनाएं, इस प्रकार से कप बनाएंगे जिससे कि पलकें हमारी दबे न। इनको दोनों आंखों पर ऐसे रख लीजिए और हाथों की गर्मी को आंखों में फील कीजिए। कब तक रखें? जब तक आपको हथेली में गर्मी महसूस हो रही है। जब गर्मी महसूस होना बंद हो जाए, हाथों को हटा लें, फिर से उसे दोबारा कर लें। इस क्रिया को भी सिर्फ 5 बार करना है। दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, एक बार में 5 बार पर्याप्त होता है। सुबह आपने किया जब थकान है, दोपहर में किया, रात में सोने के पहले कर लीजिए, नींद अच्छी आने लगेगी। रूल नंबर 4। अब यहाँ बात करूँगा मैं नाड़ी शोधन और भस्त्रिका प्राणायाम की, और वो इसलिए कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अगर नीचे है तो हमारे बॉडी के साथ साथ आँखें भी बहुत जल्दी प्रभावित होंगी। पॉल्यूशन का असर भी उनके ऊपर जो इतना गहरा है, अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका और नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन पहले करना है। नाड़ी शोधन करने के लिए अपनी बाईं नासिका से ब्रीद इन करना है, सांस लेना है और दाहिनी नासिका से छोड़ना है। बाईं नासिका से लेने के बाद उसे 10 सेकंड तक रोकें और फिर दाहिनी नासिका से छोड़ दें। फिर दाहिनी नासिका से सांस अंदर लेना है, 10 सेकंड रोकना है, बाईं नासिका से छोड़ देना है। ये एक रेपिटेशन हुआ, एक राउंड हुआ। इस एक चक्र को पूरा करने के बाद इसी तरह के 4 चक्र, कम से कम 4-5 चक्र और करना चाहिए। करने को इसे आप 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। तो इसको करके मैं बता देता हूँ। अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखिए, बाएं से श्वास अंदर लीजिए, 10 सेकंड के लिए रोकिए, और अब रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर ऐसे रखिए, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। अब दाहिनी नासिका से श्वास अंदर लीजिए, 10 सेकंड के लिए रोकिए और दाहिनी नासिका को बंद करते हुए श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से 5 चक्र कीजिए। करने का समय सबसे अच्छा सुबह है, वैसे इसे रात में सोने के पहले भी आप कर सकते हैं। प्रभाव दोनों समय ही बढ़िया मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 50% से लेके 100% बढ़ा सकता है।
इसको करना आसान है और इस पर मेरे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर देखिएगा। चूंकि भस्त्रिका प्राणायाम में जो छोटी से छोटी बातें होती हैं वो भी मैंने बता रखा है। तेजी से श्वास अंदर लेना और तेजी से छोड़ना, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, इस प्रकार से। सांस को अंदर लेते समय हाथों को ऊपर करेंगे जिससे लंग्स पूरा एक्सपैंड हो, और जब सांस को छोड़ना है तो हाथों को नीचे करेंगे जिससे लंग्स अंदर दबेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये भस्त्रिका का प्राणायाम भी आप 11 बार से लेके 21 बार तक कर सकते हैं। करने का समय प्रातःकाल सबसे अच्छा है, अगर समय नहीं मिलता तो सायंकाल को भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा अवश्य, क्योंकि आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन आपकी सेलुलर हीलिंग को प्रमोट करता है, सभी आर्गन स्वस्थ होते हैं। और एक अद्भुत प्राणायाम, इसको बताए बिना तो ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं होगी, जिसे कहते हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा जिस पर शोध हुए हैं और सबसे ज़्यादा जिसके लाभ योग ने बताए हैं और विज्ञान ने भी बताए हैं। भ्रामरी प्राणायाम यानी अपने कानों को किसी भी फिंगर से बंद करके, मिडिल फिंगर से बंद कर लीजिए और नाक से भौंरे जैसी आवाज़ निकालना, गूंजने की आवाज़, हम की आवाज़, इस प्रकार से। ये आवाज़ सिर्फ भौंरे की आवाज़ नहीं है, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है जो और किसी तरीके से बॉडी को नहीं मिल सकता। और नाइट्रिक ऑक्साइड को ये थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ाती, ये 20 टाइम से 100 टाइम तक बढ़ा सकती है। कम से कम 20 टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है इस पूरे रीजन में, पूरे चेहरे के रीजन में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, न्यूरो स्टिफनेस को ख़त्म करना, जो स्ट्रेस है उसे काम डाउन करना और रिलैक्स करने के साथ साथ ब्लड का फ्लो बढ़ा देना, जिससे कि आपकी बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। इसकी जो रेजोनेंस है वो सेलुलर हीलिंग को और हमारे अंगों के जो छोटे छोटे अंदर इन्फ्लेमेशन है उनको कम करने में बहुत मददगार होती है। रूटीन की कुछ बातें ऐसी हैं जिनको किए बगैर तो प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती, और उनमें से सबसे पहली तो वो है जो हमारी आज सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, यानी खुली हवा और धूप में रहना। हम विटामिन डी की गोलियां खा लेंगे हर हफ्ते बिना नागा, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं होता कि साहब हम अपने काम को, अपने लैपटॉप को छोड़कर आधे घंटे 45 मिनट के लिए खुली धूप में, खुली हवा में बाहर निकल जाएं। अनईजी लगता है, लेकिन याद रखिए धूप, आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे आँखों की प्रॉब्लम के लिए बहुत हद तक धूप की कमी जिम्मेदार है। ये सिर्फ विटामिन डी नहीं बनाती, ये हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे परिवर्तन करती है, पूरा न्यूरो सिस्टम को ये एक्टिवेट करती है जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आँखें लगातार कम रोशनी में हैं तो आँखों की संवेदनशीलता बढ़ाने के चक्कर में, ताकि सब कुछ साफ दिखे, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आँखों की रेटिना पर। अगर आप धूप में जाते हैं तो हील हो जाता है। बच्चों को बाहर भेजिए, मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए धूप है, और आप भी खुद रहिए। अगली एक और कमी है जो हमारे आँखों के प्रॉब्लम के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है, वो है हमारी बॉडी का पृथ्वी के सीधे संपर्क में न आना। सच्चाई ये है कि आज हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई हम नंगे पैर भी ज़मीन पर चलें। अगर हम नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चलेंगे तो साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो फिर डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होने का मतलब है कि वो अलग अलग ढंग से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा और परेशानी पैदा करेगा। कम से कम आधे घंटे के लिए सुबह नंगे पांव घास पर, जमीन पर या खुली जमीन पर चलें। हमेशा जूते और चप्पल से थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करें। और अंतिम चीज़ ये है कि आपका खाना जैसा होगा आपका शरीर
वैसा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो फास्ट फूड, जंक फूड को कम कीजिए। शरीर में जाने वाला जो फ्रुक्टोज है, अतिरिक्त चीनी है कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंक्स के जरिए, उसे कंट्रोल कर लीजिए। प्रोसेस्ड चीज़ों से थोड़ा दूर हट जाइए। मैदा है, प्रोसेस्ड ऑयल है, प्रोसेस्ड शुगर है, इनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। हेल्दी डाइट को प्रमोट कीजिए। जितने तरह की रंग बिरंगी सब्जियों को आप अपने खाने में रखते हैं, अपनी प्लेट में रखते हैं, आपके जीवन में और आपकी आंखों में भी उतने ही रंग उभरेंगे, दुनिया उतनी ही रंगीन होगी। आज हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आँखों की सारी प्रॉब्लम में बहुत ही बढ़िया आपको समाधान मिलेगा और आप खुद ही कहेंगे कि ये सब अगर मैं पहले से कर रहा होता तो शायद मेरी भी आंखें पूरी तरह स्वस्थ होती। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि विज्ञान और योग दोनों का एक संतुलन हो। विज्ञान कारण बताता है और योग हमें जीवन शैली बताता है। दोनों को जोड़िए, करिए योग, रहिए निरोग। और ये वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को उन माता पिता को भेजिए जिन्हें अपने बच्चों की आँखों के बारे में चिंता है, क्योंकि हो सकता है ये किसी की ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।